मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 100वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, ये मेरे लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष 100वां अंक प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष का भी अनुभव हो रहा है और इस अवसर पर मैं इस चैनल को लगातार देखने वाले, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले और जिन बंधुओं ने सब्सक्राइब किया उन सब का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनके बिना सहयोग के ये मेरी छोटी सी 100वें अंक की यात्रा शायद संभव नहीं थी। मित्रों, जैसा कि आज हम सबको पता ही है कि इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ईरान युद्ध को 1 वर्ष 1 दिन हो चुका है और कल के अंक में इजराइल पर हुए हमले के बारे में हम सब ने चर्चा की थी और आज इस अंक में इजराइल ने कैसे इस हमले का प्रतिकार किया, इस पर चर्चा होगी। और आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 101वें अंक में आखिर इस 1 वर्ष के संघर्ष, इजराइल के प्रतिकार के क्या मायने और इनसे क्या हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए एक देश के नाते, एक समाज के नाते, इस पर भी चर्चा अगले इसके तीसरे भाग में की जाएगी। मित्रों, जैसा कि सबको मालूम है कि इजराइल के ऊपर एक हतप्रभ करने वाला हमला अचानक हमास के क्रूर आतंकवादियों, राक्षसी मनोवृत्ति के साथ किया गया था। उसके बारे में कल चर्चा की गई थी, आप सबने सुना भी है, देखा भी है इस हमले के। लेकिन इस हमले की जैसी प्रतिक्रिया, जवाब यहूदी समाज और उनके देश इजराइल ने दिया, वह वास्तव में उनकी ख्याति के अनुरूप ही है और उससे आगे बढ़कर था। ये हम सब ने 1 वर्ष में देखा है। मित्रों, ये जो राक्षसी मानसिकता के वृत्ति के लोग होते हैं, ये मायावी भी होते हैं और ये जब फंस जाते हैं और जब पिटने लगते हैं तब फिर ये अपनी माया दिखाते हैं, अपने को बेचारा सिद्ध करने का। और इन क्रूरतम आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग तुरंत इनके समर्थन में आगे निकल आते हैं, इनको बेचारा और तरह तरह का सहानुभूति का पात्र बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इन मायावी लोगों ने कैसे हम सब ने देखा, हमास के आतंकवादियों ने अस्पतालों के नीचे, शिक्षा केंद्रों के नीचे, बच्चों के स्कूलों के नीचे व अन्य सभी जहां ज़्यादातर आम जन रहते थे, उनके घरों के, उनके मकानों के, अस्पतालों के व अन्य ऐसे ज़रूरी चीज़ों के नीचे अपने टनल का एक जो जाल बिछा रखा था, उसके नीचे ज़मीन के अंदर बहुत लंबे समय से ये तैयारी थी। और उसका कारण ये था कि कोई शत्रु जब हमला होगा तो अस्पताल देखकर, बच्चों के स्कूल देखकर व अन्य सब चीज़ें देखकर हम पर हमला नहीं करेगा और हम अपने इस मायावी रचना के नीचे, ज़मीन के नीचे इनमें छुपे रहेंगे। लेकिन मित्रों, इजराइल और यहूदी देश 2500 वर्ष से यहूदी समाज कैसे संसार भर में छिन्न भिन्न होकर, तितर बितर होकर अपने स्वाभिमान, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ता रहा। ये विषय को मैं ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि यहूदी समाज बहुत पुराना समाज है और इसने यूं ही मजबूत नहीं हुआ, बड़ा लंबा संघर्ष किया है। 2500 साल पूरे विश्व में, हर देश में इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इनका बिल्कुल नस्लीय संहार करने में कोई देश पीछे नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में हम सबको पता ही है कैसे हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जहरीली गैस व अन्य माध्यमों से उनका नरसंहार करने का काम किया था। और इन सब झंझावातों से निपटते हुए इजराइल ने एक बात यहूदी समाज ने बहुत बढ़िया सीखी है
कि वह मित्र बोध और शत्रु बोध के बारे में बिल्कुल कहीं गफलत में नहीं रहते हैं, किसी भ्रम का शिकार नहीं होते। उन्हें मालूम है कौन हमारा मित्र है और इस मित्रता को निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और कौन शत्रु है वो उसके शत्रु की किसी मायावी चाल में, किसी भी भ्रम में उसके नहीं पड़ते। उसको पूरी तरह निर्मम तरीके से जहाँ भी हो, कहीं भी छुपाओ, उसका पूरी तरह से उसको समाप्त करते हैं। चाहे इस काम में उनको 1-2 वर्ष नहीं, शताब्दियाँ लग जाएं, चाहे 10, 20, 30 साल लग जाएं, लेकिन वो अपने शत्रु को दुनिया के किसी भी कोने में छुपा उसको छोड़ते नहीं। मित्रों, मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक अंक में आप सबको बताए थे कैसे म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को 20-30 साल तक दुनिया के हर कोने में जाकर जहाँ वो छुपे बैठे थे उनको किस प्रकार ढूंढ कर उनको मारा, और मारने से पहले ये संदेश पूरी दुनिया के सामने रखा कि इस व्यक्ति को ये सज़ा इसलिए दी गई थी, इसका क्या होता। कहीं ऐसा नहीं कोई छुप के काम किया। ये इजराइल की विशेष पहचान है। इजराइल ने उसी पहचान को रखते हुए एक चीज़ आप सबने देखी होगी, ज्यों ही इजराइल पर आक्रमण हुआ, ये यहूदी समाज की विशेष जो घटना थी उसको लेकर सारी दुनिया में फैले यहूदी, जो चाहे कोई कंपनी चला रहे थे, किसी कंपनी के CEO थे, चाहे वो नौकरी कर रहे थे, कहीं व्यापार कर रहे थे, कोई भी उद्योग धंधा कर रहे थे, सारे के सारे लोगों ने अपने उद्योग धंधे बंद किए और तुरंत छुट्टी लेकर अपने देश को बचाने निकल पड़े। और ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस देश में इतना भयंकर हमला हुआ करता है, वहाँ लोग जो बाहर होते हैं उस देश के नागरिक, वो अपने देश में जाने से संकोच करते हैं कि जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी तब जाएंगे। लेकिन ये मित्रों, यहूदी समाज और इजरायलियों ने अपना चरित्र दिखाया। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो हम सबको समझ में आना चाहिए कैसे उनके हवाई अड्डे भर गए थे, देश से बाहर जाने वालों के लिए नहीं, देश में आने वालों यहूदी समाज अपनी सेवाएं देने के लिए अपने देश के साथ जो उनके दुश्मनों ने उस पर क्रूरतम आक्रमण किया था उसका जवाब देने के लिए। और वह लोग आए और उन्होंने अपनी ड्यूटी जहाँ भी सरकार ने, प्रशासन ने उनको लगाया, वह लगे और पूरी तरह इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। किस प्रकार हम सब ने देखा, एक वर्ष उन्होंने चुन कर एक एक व्यक्ति, छोटा आतंकवादी, बड़ा आतंकवादी, जहाँ भी उनके सारे ढांचे, सारे कोई परवाह नहीं की उन्होंने किसी बात की। अगर मायावी लोगों ने कहीं शरण ली थी तो उन्होंने ये नहीं देखा ये अस्पताल है, यहाँ रिहायशी हैं, लोग हैं, यहाँ कुछ विद्यालय चल रहे हैं। उनका एक लक्ष्य था कि दुश्मन किसी भी कीमत पर बचे ना। और मैं आप सबके समक्ष ज़्यादा लंबा विवरण न रखती हूँ, आप सब ने भी इसको 1 वर्ष में देखा समझा है। मैं आज के अखबार में जो इसके 1 वर्ष के बारे में, गाजा के बारे में निकला है कि इसमें इतना मलबा है, 4.2 करोड़ टन मलबा। मतलब आप जरा कल्पना करें, उन्होंने अपने एरोप्लेनों से, अपनी मिसाइलों से बहुमंजिली इमारतों को बिल्कुल ढेर करके, नेस्ता नाबूद करके, अगर एक भी आतंकवादी छुपा था किसी इमारत में और उसको किसी ने शरण दी हुई थी, चाहे वो विद्यालय था, चाहे हॉस्पिटल था, कहीं था, लेकिन इजरायली सुरक्षा बलों ने उसको छोड़ा नहीं। और बताया जाता है कि इसकी सफाई पर ही 10,083 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये मलबा इतना बड़ा है गाजा में कि जो संसार का सबसे बड़ा पिरामिड है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा पिरामिड इस मलबे से बन सकता है। ये हम सब कल्पना करें कि किस प्रकार इजराइल ने अपना प्रतिकार 1 वर्ष लेने के दौरान एक पूरे आतंकवादियों के समूह को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। और वह आतंकवादियों का शहर जो शरण स्थली बना हुआ था, वह दोबारा शताब्दियों तक उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी क्रम में मित्रों, हम सब ने देखा है कि ऐसा नहीं एक तरफा लड़ाई थी, दुश्मन बहुत मजबूत था। इजराइल के भी 727 सैनिक, 66 पुलिस अधिकारियों ने अपना बलिदान दिया। 1200 के लगभग हमला हुआ था, आम नागरिकों की भी का बलिदान हुआ था, ये हम सब ने देखा। लेकिन इजराइल ने कहीं कोई झिझक, कहीं कोई गफलत
में बिना पढ़े अपने शत्रु बोध को, अपने शत्रु को पहचानते हुए, अब चाहे कहीं थे ईरान में थे, हिजबुल्लाह हो उसके मुख्य आतंकवादियों, चाहे ईरान में हमास का प्रमुख जो पहुंचा था उसकी भी किस प्रकार उसको बुरी तरह से वहाँ मारा, ये हम सब ने देखा। किस प्रकार पेजर को बम बनाकर सैकड़ों आतंकवादियों को अपंग और उनको जहन्नुम भेजने का जो काम किया था, वह एक आधुनिक इतिहास की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार की घटना है। इसको देखकर सारे संसार के सुरक्षा बल, सारे राष्ट्र आश्चर्यचकित हैं कि आखिर इजराइल ने ये कैसे किया। इसके बारे में मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष चर्चा कर चुका हूँ। मित्रों, ये सब बातें करते हुए हम व हमारे राष्ट्र को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इस बारे में चर्चा आगे के अंक में, तीसरे अंक में, 101वें अंक में की जाएगी। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इजरायलियों की एक एक कदम से इस एक वर्ष के अंदर किस प्रकार उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में एकजुट होकर, और जो अपने उनके जो बंधक थे उन बंधकों को छुड़ाने के लिए हर प्रकार प्रयास किया। कुछ बंधक छुड़ाए भी, कुछ बंधक दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन हमलों में मारे भी गए। लेकिन इजराइल ने अभी भी कुछ बंधक, काफ़ी बड़ी मात्रा में इजराइल के बंधक आतंकवादियों कब्जे में हैं, लेकिन एक भी इजरायली नागरिक ने व अन्य लोगों ने इस संबंध में किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई रास्ता नहीं अख्तियार किया, और केवल अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा है। इस सब से हमको कुछ सीखना चाहिए। इस बारे में अगले अंक में चर्चा की जाएगी। मित्रों, इस 100वें अंक में मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि इस 100वें अंक को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।